भारत, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। आज हम लगातार बात करेंगे खबरों की और आधे घंटे तक खबरों पर जो भी नजरें बनी रहेंगी, मैं आपको एक एक करके सारी खबरों के बारे में बताऊंगी और डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन सी खबरें जो हैं समाचार पत्रों की मुख्य सुर्खियों में है। तो देखेंगे कि अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण क्या कहते हैं इन पेपर्स की सुर्खियां, और उनकी एक एक खबरों पर हम बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन सी खबर जो है बहुत अहम जो है दिखाई दे रही है। वैसे अगर बात करें, आज 14 अगस्त है और तैयारियां जो है 15 अगस्त की लगातार देश में चल रही हैं। लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों के बीच ये भी चर्चाएं हो रही थी कि क्या, चूंकि कोरोना काल का दौर है, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पिछले सालों से वो लाल किले के प्राचीर से लाल तिरंगे को लहराते हैं, क्या इस बार भी कुछ ऐसा नज़ारा होगा या नहीं। तो इस पर जो अटकलें थी वो तो दूर हो गई हैं। कल ही ये बात सामने आ गई थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तिरंगा फहराएंगे। बस फर्क इतना होगा कि वहाँ पर मौजूद लोगों की संख्या कम होगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। जैसा कि कोरोना काल में ये कहा जा रहा है कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखने की जरूरत है। यही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके सारी तैयारियां की गई हैं। लाल किले पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसको भी चाक चौबंद किया गया है। बता दें कि आपको एनएसजी, एसपीजी, आईटी, बीपी, ये सारी जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है वहाँ पर मुस्तैद हैं। लगातार वहाँ पर जो है मुस्तैदी दिखाई जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है कल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे को लहराएंगे लाल किले के प्राचीर से। वहीं एक और अहम बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही खेमे के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की। बता दें कि ये 7वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे और एक ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जिनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल लंबा है। 7वीं बार ये होगा जब वो लाल किले पर नजर आएंगे, वहां से लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि लाल किले पर जो जश्न हुआ करती थी वहां पर जो है बच्चे भी उस मौजूद होते थे। इस बार ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा चूँकि कोरोना काल है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में ही एक अलग रिकॉर्ड जो है दर्ज कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि दिग्गज नेता रहे थे बीजेपी के, अपने ही खेमे के जब रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री ने तोड़ा है तो अब कल एक अलग ही नज़ारा होगा। ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कड़े सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की गई है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर लाल किले के आसपास जो है सिक्योरिटी रिंग भी बनाई गई है, जिसमें एनएसजी के स्नाइपर, एलिट स्वाट कमांडो और काइट कैचर्स की टीम को भी लगाया गया है। इसके साथ ही 300 से अधिक कैमरे भी वहां पर लगाए गए हैं। उनकी जो फुटेज है वो हर सेकंड जो है वो लगातार उन कैमरों के द्वारा मॉनिटर होती रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें सुरक्षा कर्मियों की तो बताया जा रहा है कि 4000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। देखिए, बहुत अहम हो जाता है ये सारी जानकारी जो है प्राप्त करना, क्योंकि आज 14 अगस्त है और कल की जो तैयारियां होंगी वो किस तरह की होंगी, देश के हर एक व्यक्ति के मन में ये ज़रूर कहीं ना कहीं होता है। तो ये मैं आपको पूरे विस्तार से आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। हर साल किया जाता है, उसी के तहत इस साल भी जो है पूरी मुस्तैदी जो है दिखाई जा रही है, क्योंकि बीते दिनों ही आईबी की तरफ से ये बार बार कह सकते हैं कि ये खबर सामने आ रही थी कि आतंकियों की जो है आतंकी जो है सक्रिय हो सकते हैं। जैसा कि हर साल हम देखते हैं कि जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, चाहे 15 अगस्त ले लें या 26 जनवरी ले लें, इस समय पर एक्स्ट्रा जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और ज़रूरत भी इसी की है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज 14 तारीख तक क्या कुछ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में देश के भारी बारिश हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी बारिश का
दौर चल रहा है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन रिहर्सल की अगर बात की जाए तो ये भी पूरी की गई है। साथ ही मैंने आपको बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो भी की गई है बारिश के दौरान ही। और पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशंस, देखिए रेलवे स्टेशंस पर भी सुरक्षा के इस वक्त जो है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने की बेहद ज़रूरत होती है, जो कि की गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हरेंद्र कुमार सिंह ने ये बात स्पष्ट की है कि सुरक्षा कर्मियों को रेलवे स्टेशन के साथ ही ट्रैक पर भी तैनात कर दिया गया है। और 15 अगस्त की सुबह 6:45 से 8:45 तक लाल किले के पास से जो भी वहाँ से गुजरेंगे उनकी आवाजाही जो है, ट्रैक की आवाजाही को भी इतने समय के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि इसी समय के दौरान प्रधानमंत्री वहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। तो ये तो बात रही सुरक्षा व्यवस्था की कि किस तरह से जो है इस बार मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, किस तरह से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि पिछले अगर सालों की बात करें तो लाल किले पर एक अलग ही नज़ारा होता है, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन इस बार चूँकि कोरोना की वजह से हर एक चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि सुरक्षा ऐसे में बहुत बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो ये तो बात रही 15 अगस्त की, क्या कुछ तैयारियां नहीं हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखिए, अगर हम न्यूज़पेपर की सुर्खियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दैनिक जागरण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राजस्थान पॉलिटिक्स की बात जो है हर एक न्यूज़पेपर में आपको लगभग मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान की जो सियासी बवाल है वो लगातार कुछ महीनों से बनी हुई है। आज चूंकि विधानसभा का सत्र होने वाला है तो ऐसे में यहाँ पर अब चूंकि सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के खेमे में वापस लौट चुके हैं, अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पास पूरा संख्या बल है, तो आज का जो सत्र होगा वो एक अलग ही नज़ारा दिखाने वाला है। बीजेपी की तरफ से जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो है संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि अशोक गहलोत की बात करें तो वो अपने आप में पूर्ण उन्हें विश्वास है कि अब उनकी सरकार तो बच ही चुकी है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो उनकी रणनीति जो है आज यहाँ विधानसभा सत्र के दौरान देखी जा सकती है। और देखना होगा कि क्या अशोक गहलोत उस अविश्वास प्रस्ताव को किस तरह से वो उसका सामना करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से सचिन पायलट लौटे हैं, कांग्रेस में एक कह सकते हैं कि विश्वास तो बन गया है कि उनकी सरकार जो है राजस्थान में बच गई है, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा भाजपा की तरफ से फिर देखना होगा कि क्या मंजर होता है। हालांकि बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, आपको बता दें। साथ ही इसमें अशोक गहलोत के खिलाफ जो है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें ये जानकारी मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव को तैयार जो है बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है और इसके लिए ज़रूरी 40 विधायकों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए हैं। देखिए, बीजेपी भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर आश्वस्त जो है नज़र आ रही है। तो आज दिन भर जो है इस पर जो है नज़रें बनी रहेंगी। हमारी जो भी अपडेट्स होंगी वो तो हम आपको समय समय पर बताते ही रहेंगे, लेकिन ये सुबह का एक ऐसा समय है जहाँ पर हम आपको हर एक खबरों से रूबरू यहाँ पर करवा रहे हैं। जो भी अपडेट्स होंगी, जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्या कुछ होगा, पल पल की जो है घटनाक्रम हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए एबी स्टार न्यूज़ आप लगातार देखते रहिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम अब बात करें अगली खबर की तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। चूँकि 16 ज़िले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात भी कुछ गांवों में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि 500 ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। लोगों को, हालांकि एनडीआरएफ की टीम जो है राहत सामग्री भी उनको पहुंचा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थिति जो है वहाँ की ठीक नहीं है। 500 गाँव के लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। पानी तो भर ही रहा है, जल भराव की समस्या तो बनी हुई है, लेकिन साथ में पीने के पानी की भी समस्या वहाँ पर लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी ये सवालिया निशान उठता है, क्योंकि हर साल, हर बार जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए, इसको भी देखने की बेहद ज़रूरत है। प्रशासन की तरफ से जब ऐसे हालात बन जाते हैं
तब वहाँ पर जो है राहत सामग्री दी जाती है। सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर इससे पहले क्यों नहीं प्रशासन जो है, सरकारें जो है पहले से इसके लिए तैयारी करती हैं। ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर लोग परेशान हैं। वहीं हम अगर आगे बढ़ें और बात करें कश्मीर की, तो अभी कुछ मिनट पहले की ये खबर सामने आ रही है कि आतंकियों ने जो है 5 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है। डर ऐसा है घाटी में कि भाजपा के 40 लोगों ने इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ी है, क्योंकि ये पिछला घटनाक्रम रहा है। भाजपा जो है कश्मीर में लगातार भाजपा के नेता जो है इस्तीफे दे रहे हैं और इसकी वजह जो है उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभी जो बड़ी खबर आ रही है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि कश्मीर में जो है 5 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अब जो है इसमें जो है बार बार ये भी जो है बात की जा रही है कि आखिर ऐसा बीजेपी के नेताओं के साथ हो क्यों रहा है। और ये जो भाजपा के लोगों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं कश्मीर पर, ये वाकई में एक चिंता का भी विषय है। ये भी माना जा रहा है कि शायद बीजेपी की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उसकी वजह से कहीं ऐसी घटनाएं सामने तो नहीं आ रही हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दैनिक भास्कर की, जहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर हेडिंग दे रखा है, कश्मीर में भाजपा के लोगों पर हमले, उनकी बढ़ती लोकप्रियता या मेन स्ट्रीम में सिर्फ बीजेपी का बाकी रह जाना है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 2 वजहें हो सकती हैं कि बीजेपी की चूंकि लोकप्रियता जो है बढ़ती जा रही है, धारा 370 हटाने के लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं, लगातार बीजेपी जो है कश्मीर में सक्रिय है, काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है हेडिंग ये बता रही है कि बढ़ती लोकप्रियता हो सकता है इसका कारण, या फिर जिस तरह से बीजेपी जो है मेन स्ट्रीम में कश्मीर में काम कर रही है। ये 2 कारण हो सकते हैं जो लगातार बीजेपी के नेताओं पर जो है हमले हो रहे हैं। ये एक बड़ी खबर मैंने आपको बताई कश्मीर से जुड़ी हुई, और बीजेपी नेताओं के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। और लगातार जिस तरह से वो इस्तीफे दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ और दैनिक जागरण की बात करूँ, और अगर बिहार स्टेट की बात करूँ, चूँकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसी साल में, हालांकि अभी तारीखें जो हैं उसका ऐलान नहीं हुआ है। जैसा कि पिछले साल हुआ था, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है 6 चरणों में चुनाव जो है प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। अब उसी के तहत जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चुनाव जो है अपने तय समय पर ही होगी। ये बीते दिनों की बात है, जबकि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि आरजेडी और की तरफ से जो है याचिका दी गई थी कि कोरोना काल का संकट है, ऐसे में अगर चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, इसके लिए उन्होंने जो है याचिका दाखिल की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने बीते कल ही ये स्पष्ट कर दिया कि तय समय पर ही चुनाव होंगे और तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया था कि पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब यहाँ पर मैं बिहार की जो है आपको एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराना चाहूँगी। बिहार में के 4.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये कब देने वाले हैं? 15 अगस्त के दिन देने वाले हैं। ये भी अपने आप में बहुत अहम है। तो बिहार के कॉन्ट्रैक्ट पर जो शिक्षक जो है 4.25 लाख शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बड़ा फैसला उन्होंने लिया हुआ है। सरकार उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है, यानी जो शिक्षकों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, एडोफ पर जो शिक्षक थे उन पर जो नियोजित वर्ड प्रयोग किया जाता था उसको हटाने की यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि सरकार के फैसले से शिक्षक संघ जो है वो असंतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार पर नियोजित शिक्षकों को लॉलीपॉप देने का आरोप लगाया जा रहा है। शिक्षक ये कह रहे हैं कि एक तरीके से सरकार की तरफ से जो है एक लॉलीपॉप सा दिया जा रहा है। कुछ और अहम कदम जो है उठाने की उम्मीद जो है शिक्षकों की बनी हुई है, लेकिन जो कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाई जा रही है उसमें शिक्षक थोड़े से यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं।
5 सितंबर से ये सेवा जो जिसके बारे में इन्होंने फैसला लिया है, जो सेवा जो शुरू करने की बात की गई है, 5 सितंबर से लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सरकार के इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले नाराज नियोजित शिक्षकों को मानने का कदम भी माना जा रहा है। चूंकि विधानसभा है तो लगातार अब जो है सक्रिय हो रही है सरकार, लगातार जो है काम जो है वो अब सामने दिखाए जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और शिक्षकों को लेकर के ये एक बड़ा फैसला है जो कि कल 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं। अब जो है आगे हम अगर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमर उजाला के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर देखिए, एलएसी विवाद पर भारत के साथ अमेरिका, ये इंटरनेशनल खबर, विदेश से जुड़ी खबर जो है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एलएसी विवाद पर भारत के अब अमेरिका साथ आ गया है। सीनेट की चीनी आक्रामकता के खिलाफ आलोचना प्रस्ताव पेश। देखिए, हर एक न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये एक अलग ही बात रखती है अपनी। यहाँ पर जो है अमेरिका के दो शक्तिशाली सीनेटरों के समूह ने गुरुवार को सीनेट में एक प्रस्ताव रखकर भारत के प्रति चीनी आक्रामकता की आलोचना की है। जिस तरह से हम बीते दिनों से देख रहे हैं, भारत और चीन का विवाद तो चल ही रहा है, चीन जो है दूसरे देशों पर भी लगातार हावी होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा भारत के साथ चीन कर रहा है, इसकी आलोचना अमेरिका भी कर रहा है। तो अमेरिका, और कह सकते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सीनेट में जो है आलोचना की गई अमेरिका के सीनेट में, ये अपने आप में भी एक अहम बात जो है सामने आ रही है। भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का लक्ष्य दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति बदलना है। यानी जिस तरह से चीन लगातार जो है घुसपैठ कर रहा है, भारत में तो कर ही रहा है, दूसरे देशों में भी कोशिशें जो हैं उसकी लगातार चल रही हैं। तो उसको देखते हुए अब जो है अमेरिका भी जो है आगे आया है, भारत का साथ दे रहा है। और सीनेट में बहुमत की पार्टी रिपब्लिकन के विप सीनेटर जॉन कार्निक और खुफिया मामलों पर सीनेट की प्रवर समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर मार्क वार्नर का ये प्रस्ताव चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों के बाद आया। यानी ये जो चीनी सेना है वो पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से जो गतिविधि अपनाए हुए हैं उसको लेकर के अब यहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने की जो है बातचीत लगातार यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है वो चीन का जो है आलोचना तो कर ही रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो वो भी जो है लगातार उनकी आलोचना कर ही रहे हैं। वहीं अगर हम अब आगे बढ़ें और बात करें कोरोना वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि ये भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार जो है विश्व की बात करें, भारत की बात करें तो आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत के मामले में अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो इसमें जो है सुधार लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रूस ने जो है ये दावा कर दिया कि उन्होंने इसका वैक्सीन जो है बना लिया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद जो है लगातार देखा जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि इतनी जल्द जो है दवा को बना लेना, उस पर जो है दावा भी ठोक देना कहीं ना कहीं जो है संशय पैदा करता है। हालांकि अगर वैक्सीन आता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, भारत के लिए नहीं विश्व के लिए भी, ये विश्व स्तर पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन वैक्सीन कब तक आता है, कैसे आता है, इस पर जो है संशय बना हुआ है। रूस के दावे जो हैं वो भी लगातार विवादों में बने हुए हैं। 38 लोगों पर उसने परीक्षण भी किया है, ऐसा भी दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये एक विवादों में घिरा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वैज्ञानिक जो हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है इस पर काम करना बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कठिनाई से इस पर जो है काम चल रहा है। परीक्षण जो है किए जा रहे हैं, कई भारत की भी बात करें तो कई वैज्ञानिकों ने जो है परीक्षण जो है लगातार किया है और आगे भी इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रूस जिस तरह से विवादों में फंसा हुआ है, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का रूस का दावा जो है कि विवादों में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के वैज्ञानिक ने इस्तीफा दिया है। ये देखिए एक बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा के बाद से ही रूस के वरिष्ठ स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर
चुचेलिन ने रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की एथिक्स काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। चूँकि इस्तीफा दिया है अपने आप में ये एक अहम खबर है। इसे देखना होगा कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है जो कि इस्तीफे तक ये बात आ गई है। बता दें कि इन दोनों वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए गए थे। उनसे पूछा गया था कि क्या आप लोगों ने सभी मानक को पूरा किया है। यानी अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने लोगों पर परीक्षण किया है और ये वैक्सीन जो है कारगर है, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप लोगों ने सारी मानकें जो है पूरी की हैं, तो रूस के संवैधानिक कानून में है, जो भी संविधान के अनुरूप क्या आप लोगों ने सारी मानकों को ध्यान में रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने जिसे तैयार किया है उनसे जब पूछा गया तो वहाँ पर जो है ये विवाद जो है उठना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी मानक का पालन नहीं हुआ है जिससे कि ये कहा जा सके कि टीका हानिकारक नहीं हो सकता। यानी हानिकारक यानी साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। जब ये अंदेशा जताया गया तो ये विवादों में घिरने ये बात जो है होनी शुरू हुई और वैक्सीन को लेकर के गैर जिम्मेदाराना बयान जो है सामने आ रहे थे। इसी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो वैक्सीन पर जो है लगातार काम तो हो ही रहे हैं और देखना होगा कि कब और किस तरह से इसमें जो है जो वैक्सीन बनकर तैयार होती है और लोगों तक ये पहुंचती है। क्योंकि रूस ने ये दावा किया था कि अब जल्द ही लोगों तक ये दवाइयाँ पहुंचेंगी, लेकिन संविधान के मुताबिक क्या इसकी सारी मानकों को तय किया गया है या नहीं किया गया है, इसको भी जो है रूस अभी जो है इस पर भी काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी खबरों की। और यहाँ पर जैसे कि बीते दिनों ये खबर सुर्खियों में रही है कि प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी तबीयत जो है नासाज रही है। सोशल मीडिया पे कई तरीके के पोस्ट भी जो हैं अपलोड होते रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है। तो ये सरासर अफवाह है, ये बीते दिनों ही क्लियर हो गया था। फ़िलहाल जो एनबीटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये खबर जो है दी हुई है कि उनके बेटे से बात की गई है और उन सारे जो लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी की तबीयत कैसी है, क्या अब उनकी स्थिति, उनका हाल कैसा है, तो इस पर उनके बेटे ने जो है अपनी सारी बात रखी और उन्होंने कहा कि जो भी अफवाहें उनको दरकिनार किया जाए। उनके बेटे ने क्या कुछ कहा है, चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि उनके बेटे का क्या कहना है। तो आपको बता दें कि उनके बेटे अभिजीत, उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी अब जो है उनकी हालत जो है उसमें सुधार जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। वेंटिलेटर पर जाने के कुछ दिन पहले ही प्रणब ने अपने बेटे अभिजीत को कॉल करके गांव से कटहल मंगाया था, ये उनका कहना है। उसके बाद ये तो रही प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई खबर। और इसी तरीके से जो भी आज दिन भर की खबरें होंगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे, उन पर जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ABS 4 न्यूज़, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।